इतना न करो तुम प्यार, दिल तोड़ न पड़ जाए, हम जिसके हैं अभी उसे छोड़ न पड़ जाए। ला 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 हे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में जिसके ऊपर आयकर विभाग की नज़र रहती है दोस्तों, और आप ऐसे 10 ट्रांजैक्शन को पहचान के इस तरह की गलती करने से बच सकते हो दोस्तों, जिसके ऊपर आपको बेवजह परेशान होना पड़े और बेवजह आपको नोटिस जारी हो जाए आयकर विभाग की तरफ से। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा पहले ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है हस्तांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे को ट्रांसफ़र करना। ठीक है दोस्तों, चाहे वो किसी भी मोड में हो सकता है, कैश के मोड में हो सकता है या फिर डिजिटल मोड में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैं उसका लिमिट बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ पे किसका क्या लिमिट है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग उसी के ब्रैकेट में आपको रह के करना है सब कुछ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शन नोट होता है गवर्नमेंट की नज़र में वो होता है फाइनेंशियल ईयर में नोट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल ईयर बताना चाहूँगा कब से कब तक का होता है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की, तो आई होप सो कि बहुत सारे लोग अवेयर होंगे फाइनेंशियल ईयर से कि फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, ये एक साल का जो टाइम होता है ना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। इसी पीरियड के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन होता है, गवर्नमेंट एक साल का ट्रांजैक्शन नोट करती है कि इसके दौरान आप कितना इस सेगमेंट में खर्च कर रहे हैं, कितना आप डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, सब कुछ इसी के पीरियड में होगा एक साल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करेंगे कौन कौन से ऐसे 10 ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हैं जो कि इस दायरे में आएगा दोस्तों। इससे आपको अवॉइड करना है, कैसे बचना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा आते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर बिना किसी देरी के। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दोस्तों है दोस्तों कैश डिपॉजिट या विड्रॉ से। ठीक है, किस में, सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, कैश डिपॉजिट या विड्रॉ सेविंग अकाउंट में। अगर आप कैश जमा करते हैं या कैश निकालते हैं सेविंग अकाउंट में, और उसकी सीमा कितनी है दोस्तों, 10 लाख। 10 लाख की सीमा है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अब 10 लाख से ज़्यादा आप विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख की सीमा को ब्रीच करते हैं, एक्सीड करते हैं, तो क्या होगा कि जो भी बैंक है या जहाँ से भी आप इस सीमा को ब्रीच करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन किसको दे दिया जाएगा दोस्तों, आयकर विभाग को दे दिया जाएगा, और वहाँ से आयकर विभाग आप पे नोटिस जारी कर सकता है, या फिर वो चेक करेगा कि आपने ITR भरा या नहीं भरा, उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ये नोटिस कब कब दे दिया जाएगा दोस्तों, वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे कब दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको 10 ट्रांजैक्शन ऐसे बताऊंगा। तो ये पहला सिचुएशन है जब आपको ऐसा होगा कि आयकर विभाग को नोटिस चला जाएगा 10 लाख की सीमा को आप ब्रीच करते हो तब। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हुआ सेविंग अकाउंट की बात। ठीक है, ये पहला ट्रांजैक्शन ऐसा है। उसके बाद दोस्तों बात करें दूसरे ट्रांजैक्शन, तो दूसरा ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों करंट अकाउंट में। ठीक है, अगर आप करंट अकाउंट एक रखे हुए हो और उसमें 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख, इस सीमा को अगर आप ब्रीच करते हो किस चीज़ में, कैश में। ठीक है, कैश में डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्या होगा, जिस भी विभाग से आप ऐसा कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, ज़्यादातर बैंक में जाके ऐसा करेंगे, तो बैंक क्या करेगा, आयकर विभाग को नोटिस दे देगा, और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई आपको अपने अकॉर्डिंग करेगी। ठीक है, कैश में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखने वाली बात है, यहाँ पे मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, मैं डिजिटल माध्यम से नहीं बता रहा हूँ कि डिजिटल माध्यम से पेमेंट करिएगा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। डिजिटल मोड का मीन्स बात करेंगे डिजिटल मोड, अगर आप डिजिटल मोड में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सब कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कैश पे ही रूल है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट की कितनी सीमा है 10 लाख और करंट अकाउंट की कितनी सीमा है 50 लाख रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क है दोस्तों, तो उसके लिए भी अगला वीडियो उसी पे होगा दोस्तों। अगले वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है और दोनों का यूज़ क्या क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको इसके बारे में जानना है या नहीं जानना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। 2 ट्रांजेक्शन आप लोगों ने देख लिया। बात करें तीसरे ट्रांजेक्शन के बारे में, तो तीसरा ट्रांजेक्शन एफडी से जुड़ा हुआ है। एफडी यानी कि आप सभी को पता है फिक्स डिपॉजिट, जो हम लोग अक्सर बैंकों में करवाते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है दोस्तों। हम लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा सेविंग अकाउंट से कुछ ज़्यादा रिटर्न मिले, तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, ताकि हम कुछ एक फिक्स टाइम के लिए हम अपने पैसे रख देते हैं, वहाँ से हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या रूल है दोस्तों, अगर फिक्स डिपॉजिट आपका अगर 10 लाख से ज़्यादा का है, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा का है, तब इस पर क्या लगेगा, अगर 10 लाख के बाद बैंक क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा किसको, आईटी विभाग को, आईटीआर विभाग को, ठीक है, इनकम टैक्स रिपोर्ट कर देगा वहाँ पे, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तब, किस में दोस्तों, कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप सो कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा फिक्स डिपॉजिट का। फिर इससे ही 2-3 जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड अगर आपका 10 लाख से किसी भी मोड से, ठीक है, 10 लाख से, आजकल ज़्यादातर म्यूचुअल फंड या जो भी शेयर वगैरह खरीदते हैं, ऑनलाइन सब कुछ आ गया तो ऑनलाइन ही खरीदते हैं दोस्तों, ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। तो अगर आप 10 लाख की सीमा को एक्सीड करते हैं, 10 लाख से सीमा को एक्सीड करते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आईटी विभाग को आपके मतलब समन मिल जाएगा। तो आपको फिर नोटिस आ सकता है, आपको एक प्रॉपर आप वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने पैसे ये कहाँ से लेके आए, वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन ये 10 लाख अगर आप सीमा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं कोई भी, तो फिर आपका मतलब नोटिस जाएगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड नहीं जाना कि म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में हम पैसे डाल के कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक हुआ म्यूचुअल फंड में, एक म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है दोस्तों, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है दोस्तों अगर हम शेयर खरीदते हैं, ठीक है, शेयर खरीदते हैं और इसकी भी सीमा 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख की सीमा को हम ब्रीच करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आईटी विभाग को खबर मिल जाएगा, वहाँ पे इनकम टैक्स विभाग को खबर मिल जाएगा और उसके बाद वो लोग हम पे नोटिस भेज सकते हैं दोस्तों। 10 लाख से अगर सीमा को पार हो गया, कब, जो भी मैं बात करूँगा यहाँ पे एक बात नोटिस करना, जो भी मैं बात करूँगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात को भूलना नहीं है, फाइनेंशियल ईयर की बात है। जैसे मान लो कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2021 है ना, तो मैं बात करूँगा 2021 और 22 की, ठीक है। तो ये 21 या 22 की, 21 से 22 तक, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 2022 का ये फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है। तो इसके दौरान में अगर 10 लाख की सीमा को ब्रीच करता हूँ, ठीक है, उसको तोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, 10 एक्सीड कर जाता हूँ, ठीक है, 10 लाख के अमाउंट को उससे ज़्यादा का शेयर खरीद लेता हूँ, तब मुझे क्या आ सकता है, इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो आ जाए, ठीक है, लेकिन आ भी सकता है दोस्तों, ठीक है, सीमा को। तो एक ये हुआ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी तक मैंने 4-5 तरह का बता दिया दोस्तों कि कहाँ पे आपको नोटिस आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फॉरेन ट्रिप करते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रिप करते हैं दोस्तों, 10 लाख की सीमा को हम क्रॉस कर जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर कैश के माध्यम से, ठीक है, 10 लाख को हम क्रॉस कर जाते हैं, तब हमें क्या हो सकता है, हमें आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है और हमें फिर उसका सामना करना पड़ेगा दोस्तों। फॉरेन ट्रिप करते हैं 10 लाख से, तो फॉरेन ट्रिप करेंगे तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा को खरीदेंगे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से हम विदेशी मुद्रा को खरीदेंगे, विदेशी मनी को खरीदेंगे और अपना मनी उसको देंगे। 10 लाख के बदले में डॉलर वगैरह में कुछ पैसे मिलेगा, तो उस एक्सचेंज में जब एक्सचेंज करेंगे हम 10 लाख से, तो हमें जो भी माध्यम होगा, जो भी हमें एक्सचेंज करवाएगा, जो भी विभाग हमें एक्सचेंज करवाएगा, वो क्या करेगा, आईटी विभाग को खबर दे देगा और फिर हमें वहाँ से नोटिस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना। और यहाँ पे हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगा, 10 लाख जैसे कि ये एक बार हो सकता है, जैसे कई लोगों का इसमें सवाल होगा कि सेविंग अकाउंट में पैसे हैं या करंट अकाउंट में, तो 10 लाख है, एक बार करने पे होगा या बार बार करने पे होगा, या मैं एक से ज़्यादा अकाउंट मेंटेन करता हूँ तो क्या उसमें नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, चाहे आप उसको
20,000 करो, 10,000 करो या 50,000 करो, या तो एक बार करो। आप ऐसे करके आप 10 लाख पुरा दोगे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में, तो 10 लाख पुरने के बाद वो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है कैश में। ठीक है दोस्तों, कैश में, इस बात को ध्यान रखना। और कहीं कहीं जहाँ मैंने बता दिया कि कैश या ऑनलाइन मेथड दोनों काम करेगा 10 लाख, तो वहाँ पे भी वो दोनों एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार आप एक बार में कर दिए तो ऐसा होगा वहाँ पे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। या फिर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट रहते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, ठीक है, और वहाँ से आप कैश में विड्रॉ कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो, मान लो किसी में 4 लाख कर दिए, मान लो आपके पास 3 अकाउंट है A, B, C बैंक में, तो यहाँ से आप 4 लाख कर दिए विड्रॉ, ठीक है, यहाँ से आप 5 लाख कर दिए और यहाँ से 3 लाख कर दिए। ठीक है, लाख है समझ जाना, जीरो का मतलब ये चक्कर में डालना कि जीरो कम डाला है ज़्यादा डाला है। ठीक है, 5 जीरो ही समझ जाना सब में। ठीक है, तो 5 4 9 3 12 लाख हो गए। एक्सीड कर गया मैं 10 लाख के अमाउंट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साल के अंदर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर एक्सीड कर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे नोटिस आ जाएगा। किसमें, कैश में डिपॉजिट कर रहा हूँ या विड्रॉल कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास 3 अलग अलग बैंकों में खाता है तब भी अकाउंट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा एक फॉरेन ट्रिप। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, ज्वेलरी खरीदते हैं 2 लाख कैश में। ठीक है, 2 लाख कैश में, तो ज्वेलरी जो हाँ शॉपकीपर है उसकी जिम्मेवारी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि 2 लाख कैश या उससे ज़्यादा का अगर ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को IT विभाग को खबर करें। ठीक है, 2 लाख से ऊपर कैश जाने पे, ठीक है, वो खबर कर देगा IT विभाग को, और उसके बाद हमें नोटिस आ सकता है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखना, 2 लाख की सीमा को कैश में आपको ब्रीच नहीं करना है। और अगर बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, तो ऑनलाइन के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर 10 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको हो सकता है, मे भी 10 लाख के ऊपर ये भी ऑनलाइन के बाद भी हो सकता है, और मे भी ना भी हो, चीज़ें हैं बात की बात, मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, लेकिन कैश में 2 लाख की सीमा को ब्रीच नहीं करना। उसके अलावा एक है क्रेडिट कार्ड बिल। मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप 1 लाख कैश में भरते हो या उससे ज़्यादा भरते हो कैश में, तो वो क्या होगा दोस्तों, ये इन्फॉर्म हो जाएगा IT विभाग वाले को। ठीक है, IT डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर 10 लाख आप ये करते हो क्रॉस, कोई ऑनलाइन मेथड से, डिजिटल मेथड से भी कर देते हो क्रॉस, ठीक है, तब भी IT विभाग को क्या होगा, इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ वस्तु खरीदने पे, उसके परचेज पे कोई कंसल्टेशन फीस आप भर रहे हो, कोई प्रोफेशनल किसी चीज़ का चार्ज दे रहे हो, आप कोई कंसल्टेंट है उसको फीस दे रहे हो 2 लाख से ज़्यादा कैश में, तो उस पर IT विभाग को खबर जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है कि अगर आप कार वगैरह परचेज कर रहे हो कैश में, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु में आप कार परचेज किए, उसकी कीमत 7-8 लाख रुपए है, ठीक है, 7-8 लाख है मान के चलो हो, या 2-3 लाख अगर कैश में आप परचेज करो, तो उस हाल में भी आपको IT विभाग से नोटिस आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेनली यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या है दोस्तों, इसके अलावा है कि अब 2020 में अक्टूबर में शायद रूल आया था कि स्कूल फीस वगैरह भी अगर आप 1 लाख से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हो, कॉलेज वगैरह के फीस वगैरह, तो उसमें भी ये ऐड हो जाएगा। इस फिर रूल ये वाला एप्लीकेबल होगा दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर आप फीस आप उसको कैश में दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन मेथड की बात नहीं की गई, अगर आप डिजिटल माध्यम से पे करते हो तो यहाँ पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आप कैश में अगर इस तरह का पेमेंट कर रहे हो, या कोई भी कंसल्टेशन फीस 1 लाख से ऊपर का आप कैश वगैरह में पे कर रहे हो 1 लाख से ऊपर, तो ठीक है, वहाँ पर रूल ये एप्लीकेबल होगा और वहाँ पर IT विभाग को ये जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आपको नोटिस आ सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे बेसिक मतलब ये सारे इसके ट्रांजैक्शन के रूल है दोस्तों। और भी थोड़े बहुत रूल हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब ये नहीं है। और बाकी दोस्तों इनकम टैक्स क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें पे भी वीडियो आएंगी, तो मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और बाकी सारे इन्फॉर्मेटिव जो टैक्स से रिलेटेड होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। और दोस्तों बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल नॉलेज वाला ये इस तरह की वीडियो नहीं लाऊंगा दोस्तों, सिर्फ जो कि किताबी ज्ञान आपका बढ़ा के, क्योंकि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है दुनिया में, तो आपको हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि
ज्वेलरी अगर आप बाहर लेने जाते हैं तो ज्वेलरी के बारे में आपको सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके रूल है, एब्रीविएशन है, सब चीज़ों के बारे में पता। तो सब चीज़ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी दोस्तों, तो आप बने रहिएगा। उसके अलावा दोस्तों कि हम लोग सेविंग वगैरह क्या करें, ये सब चीज़ों पर भी मैंने सीरीज में 1-2 वीडियो बनाया था दोस्तों, कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये सब चीज़ों पर भी वीडियो आया था। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे तो भी वीडियो देख लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग आपको और भी वीडियो चाहिए दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। लेकिन ये ट्रांजेक्शन की बात मैंने कर ली। लेकिन अगर नोटिस आता है दोस्तों, सबसे पहली बात, वो लोग ऐसे नोटिस नहीं भेजते। मान लीजिए कि आईटी विभाग के पास आपको इन्फॉर्म कर दिया गया बैंक के थ्रू के या कहीं से आप गाड़ी परचेज करो, ज्वेलरी परचेज करो या फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, उसके द्वारा आपको भेज दिया गया नोटिस, ठीक है दोस्तों, द्वारा नोटिस भेज दिया गया, तो आपको वो डायरेक्ट आपको मतलब नोटिस नहीं भेजेंगे। वो लोग इन्फॉर्म करेंगे तो डायरेक्ट वो लोग नोटिस नहीं भेजेंगे। वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले चेक करेंगे पैन कार्ड वगैरह का, तो डिटेल आपका वहाँ पे रहता ही दोस्तों। कभी भी आप ज्वेलरी वगैरह लीजिएगा 2 लाख का या कुछ भी कैश वगैरह में, तो वो पैन कार्ड का आपसे डिटेल मांग लेंगे दोस्तों, ठीक है। या विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपसे पैन कार्ड का डिटेल मांगे, तो पैन कार्ड उनके पास पहले से ही अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो आपका पैन कार्ड से फिर देखेंगे कि इन्होंने ITR अपना भरा है कि नहीं, इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल किया है कि नहीं किया, तो वो चेक करेंगे। अगर आप इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल किए हैं और आपका जो मतलब जो ब्रैकेट है जिसमें आप आते हो, मान लो कि आप 3 लाख है, 4 लाख आते हो फाइनेंशियल में कमाते हो, और उससे ज़्यादा का आप मतलब खर्चे कर रहे हो, आप एक्सपेंस है आपका, उनका उतना इनकम नहीं है लेकिन आपका एक्सपेंस उससे ज़्यादा का है, तब वो लोग आप पे इंट्रोगेट कर सकते हैं आपको और पूछेंगे दोस्तों कि मतलब बेसिकली ये पैसे आपके पास आए कैसे। ये तो आपके मैंने ब्रैकेट में आप उतना टैक्स नहीं भर रहे हो और आप उससे ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, टैक्स आप उतना पे नहीं कर रहे हो, तो इतना पैसा आपके पास आया कैसे, मतलब वो सोर्स जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उनके जितने भी सवाल हैं आप उनको अच्छे से जवाब दे देते हो दोस्तों, फिर डरने की बात नहीं है। आपके पास कोई जो आप खर्चे कर रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो दोस्तों, तो अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो फिर कोई डरने की बात ही नहीं है। आप उसको दे दो, प्रूफ दे दो, बस बात खत्म। अगर वो आपके जवाब से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वहाँ पे बात खत्म हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दोस्तों जब आपके पास कोई जवाब देने के लिए चीज़ें नहीं होती, प्रूफ नहीं होता कि आपके पास पैसे आए, उसका सोर्स नहीं पता होता। बेसिकली आपको सोर्स नहीं पता कि वो पैसे आए कहाँ से, तब वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तब वो क्या करेंगे दोस्तों, जांच पड़ताल करने के बाद अगर उनको पता लग गया कि पैसे का सोर्स नहीं है आपके पास, मतलब इलीगल तरीके से पैसे आया, ब्लैक मनी है, तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, 60%, याद रखिएगा दोस्तों, 60% आपके जो भी इनकम, जो भी पैसे का हिसाब किताब है, जितना आप मैंने खर्च किया, जितना आपका पैसा मतलब एक्सीड करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, डायरेक्ट टैक्स 60% का। मान लो कि आप 15 लाख रुपए है ना जमा किए हुए हो बैंक में, ठीक है, 2, 4, 5, ठीक है, ये 15 लाख रुपए अगर जमा किए हो, ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 60%, यानी कि 9 लाख रुपए आपका टैक्स चला जाएगा। इस बात को याद रखना, 9 लाख रुपए टैक्स में चला जाएगा, 6 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और कई बार तो ये मतलब और भी कुछ, अगर आप के जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है या आप भी कुछ क्रिमिनल गतिविधियों में अगर आप होते हो या मतलब कुछ ज़्यादा ही कुछ, तो मतलब कई बार मतलब सज़ा का भी प्रावधान है, ये सब चीज़ें भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गया था दोस्तों, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हो, ठीक है, इमूवेबल, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है जो जैसे कि दोस्तों प्लॉट, फ्लैट वगैरह, ये सब जो कि मूव ने फिक्स एसेट, ठीक है, वो होता है। अगर आप उसका क्या कहते हैं, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी अगर उसका 30 लाख से ऊपर का है, 30 लाख, ठीक है, 30 लाख से ऊपर, तब उसके बाद वो IT विभाग को खबर चल जाएगा और उसके बाद वो सोर्स पूछेंगे कितने पैसे कहाँ से आए। लेकिन 30 लाख के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात आ गई समझ में। 30 लाख से अंदर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। लेकिन एक चीज़ आपको और पता होगा दोस्तों कि जो सर्किल रेट होता है और गवर्नमेंट का रेट होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जो गवर्नमेंट का रेट होता है और जो मार्केट का रेट होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होता है गवर्नमेंट का रेट कम होता है, 30 है, तो वो उसका रेट मार्केट में 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, ये इवन डबल हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट की रेट जो स्टाम्प ड्यूटी है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए 30 लाख है तो 30 लाख तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अगर एक्सीड करेगा, ब्रीच कर जाएगा इस अमाउंट को, तब वहाँ पे वो IT विभाग को खबर चल जाएगा। उसके बाद वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैसे का सोर्स क्या है। अगर आपने उनको संतुष्ट कर दिया, बता दिया कि ये पैसे यहाँ से आए हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाते उनको, तो फिर 60% इसका टैक्स लेंगे दोस्तों। तो 60% आप जोड़ देना, करीब लगता है 18 लाख के करीब हो जाएगा, जो कि आपका टैक्स में चला जाएगा। तो बी अवेयर दोस्तों। तो जो मैंने रूल बताया है,
ठीक है, जो 10 रूल बताया उसको देख लेना अच्छे से, और नहीं होगा तो वीडियो बैक करके देख लेना, समझ लेना अच्छे से दोस्तों, काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर हाँ, और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐड करना चाहूँगा कि मान लो कि आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, ठीक है। अब इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है दोस्तों, कितना में इनकम टैक्स भरना होता है हमको, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग देते हैं दोस्तों। जब मैं टैक्स वाला वीडियो लेके आऊँगा कि टैक्स क्या है, उसमें सब बताऊँगा, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है, उस समय सब मैं क्लियर करूँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर टैक्स स्लैब में आप नहीं आते हो तब वो लोग आपको डायरेक्ट नोटिस भेज देंगे। बात आई समझ में, यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर आप टैक्स स्लैब में, पहले तो आपका देखेंगे पैन कार्ड से कि आप टैक्स भरते हो, और देखेंगे कि टैक्स आप भर रहे हो, तो आप जैसे कम टैक्स भर रहे हो तो उतना पैसा आप कैसे खर्च कर पा रहे हो, इस चीज़ का सवाल पूछेंगे आपसे। अगर आप जवाब दीजिए सेटिस्फाइड दीजिए तो ऑल ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन आप टैक्स अगर भरते ही नहीं हो और फिर खर्च करो, मान लो आपने फॉरेन का ट्रिप लगा रखा हुआ है, आप घूमने गए हुए, घूम रहे हो, 10 लाख का ट्रिप लगा रखा है, और आप वहाँ पर दर्शाओगे गवर्नमेंट को कि मेरा 2.5 लाख से कम की आमदनी है, क्योंकि आप 2.5 लाख से कम की आमदनी है तभी तो टैक्स नहीं दे रहे हो, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को तो ध्यान में रखोगे आप। तो आपके पास पैसे हैं नहीं, आप फॉरेन की ट्रिप में घूम रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो इंटरोगेट तो बनेगा, इंटरोगेट करेंगे वो लोग, जितने भी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर होंगे, तो आपको उसका अच्छे से सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि कैसे आप घूम रहे हो। या तो आप पूरी अपनी जमा पूंजी लगा दिए बहुत सालों की, तभी आप घूम रहे हो, मैंने कैसे पैसे आए, इस चीज़ को आपको अच्छे से जवाब देना होगा, ठीक है दोस्तों। नहीं तो ये तो पूछने वाली बात है ना कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से, आपकी आमदनी तो इनकम तो है नहीं उतनी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये सब बेसिकली ट्रांजैक्शन दोस्तों जिस पे आयकर विभाग की नज़र रहती है, और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ क्या है। बाकी मैं टैक्स से रिलेटेड जितने भी, मैंने अभी बता दिया कि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों 1-2 चीज़ें और मैंने मिस की हैं, ठीक है। एक और है सीमा, बैंक ड्राफ्ट का, ठीक है। तो एक बैंक ड्राफ्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो इस पर भी वीडियो आएगा, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है इस पर भी वीडियो आएगा। तो अगर बैंक ड्राफ्ट अगर 10 लाख से एक्सीड करता है, ठीक है, तो उस पर भी क्या होगा, आईटी विभाग को नोटिस जाएगा, मैंने वो खबर चला जाएगा और आपको वो नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं, मे बी ना भी भेजें। बात आई समझ में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी मैं सब इनकम टैक्स से रिलेटेड सब रूल पहुँचाऊँगा दोस्तों। तो इतना आज के लिए मैं सोचता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट